जी पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पे हमने जुमे से पहले ब्रेक लगाई थी। ऑप्टिमल स्टॉक और रीऑर्डर लेवल का जब सवाल आता है, जो कि इस दफ़ा आ गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो अभी ईओक्यू की तरफ चला जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से दो सवाल भी बनाया करता है आई क्या। अक्सर ऐसा आपने देखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था जब वो प्लान, उसके अंदर ये दो सवाल भी इस टॉपिक में से पूछ लेता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये भी पूछ ले, साथ में ईओक्यू भी पूछ ले, पर ईओक्यू पूछना चाहिए क्योंकि अब उसकी बारी है? ठीक है ना। तो आप तो कहोगे अल्लाह करे यार ना ही आए वो चंगा सी, है ना। तो अगर वो भी आ जाए किसी अटैम्प्ट के अंदर, तो वो फिर इस टॉपिक की हद तक एक आसान अटैम्प्ट। लेकिन ये जहन में रखिएगा, किसी एक टॉपिक में आसान आना है तो दूसरे में मुश्किल भी होना है, क्योंकि आपकी तकरीबन रेशो वही रहनी है, 30-35% ईजी, बिल्कुल 30-35% मुश्किल, 30-35% एंड वाला जो है वो बहुत मुश्किल भी होता है। तो जिस टॉपिक में आसान आ जाएगा, कोई दूसरी तरफ कोई मुश्किल भी आ जाएगा। पेपर आपका ऐसा ही मिलना है आपको, तो उससे परेशान नहीं होना है, बस करते जाना है, रुकना नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, डे 1 से कह रहा था और आखिरी दिन भी यही वसीयत कर रहा हूँ आपको। अगर आपने ऑप्टिमल स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक का डिसीजन लेना हो कि सेफ्टी स्टॉक रखना है नहीं रखना, कितना रखना है, तो उसके लिए आपने दो कॉस्ट को कंपेयर करना है। एक सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट, और दूसरा अगर सेफ्टी स्टॉक होल्ड ना करें फिर मौत आएगी। अगर सेफ्टी स्टॉक होल्ड ना करें तो फिर स्टॉक आउट होने का जो डर है, स्टॉक आउट की भी तो कॉस्ट होती है नॉर्मली, जो कंट्रीब्यूशन हम लूज कर जाते हैं। ठीक है। अब सेफ्टी स्टॉक निकालने के कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है। एवरेज यूजेज निकालने के लिए हम नॉर्मली लीड टाइम अगर इस तरह से डेटा दे, तो वैसे इस तरह से डेटा कम ही देता है अब, लेकिन अगर दे इस तरह से तो हम यूजेज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज यूजेज निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर एवरेज ये सेफ्टी स्टॉक निकालने का डेटा अगर इस तरह से गिवन हो तो क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम सेफ्टी स्टॉक। और अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो जैसे दिया होगा डेटा वैसे सेफ्टी स्टॉक निकाल लेंगे। सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स ही निकालने हैं ना, जिस तरह से मर्जी निकाल लें। फिर उसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, तो स्टॉक आउट होने का डर। ठीक है जी। तो वो आपके स्टॉक आउट के यूनिट्स हैं, जितने निकले हैं स्टॉक आउट के यूनिट्स, वो कैसे निकलते हैं, जो यूजेज आपका है उसमें से रीऑर्डर लेवल माइनस करें तो बाकी क्या बनता है, स्टॉक आउट का डर। कि यूजेज है 10 यूनिट्स और रीऑर्डर आपने किया है 12 यूनिट्स पड़े थे या 10 पड़े थे, वो अगर तो शॉर्टेज हो गई है कोई, अगर कोई शॉर्ट, देखो रीऑर्डर लेवल है ना डिफरेंट। आपका यूजेज है 10 किलो रोजाना, आपने रीऑर्डर किया 10 पे, तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, टाइम पे आ जाए। तो ये 10 यहाँ से निकला होगा, रीऑर्डर लेवल निकला होगा। ठीक है। तो यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ये यूजेज है 1765, इसे ऐसे ही करते हैं। ठीक है। 1765 आपने रीऑर्डर किया जब आपके पास 2000 पड़े थे, तो स्टॉक आउट हो गए नहीं, यूजेज ही इतना है, बच जाएंगे। 1765 यूजेज है, आपने रीऑर्डर किया 1500 पे, 1000 पे। अब ये डिफरेंट तरह से ये डेटा दिया होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर चलें, बस ये जहन में रखना है आपने। इस अटेम्प्ट में बच्चों ने यही कहा कि हमें और तो कुछ समझ आ नहीं रही थी, तो हमने बस अपना फॉर्मेट बनाया, जितने बच्चे पास हुए आगे मैंने कहा, और उसके बाद जो हमसे मुमकिन हो पड़ा हम उसमें लिखते चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पास भी हो गए। अब ये चूँकि गंदे सवालों में से सवाल था, ये दोनों जो थे, एक फजल प्रोसेसिंग वाला और एक ही। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मसला बहरहाल बच्चों को आया। अच्छा जी, अब वैसे तो मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि हम वो मसरूर वाला सवाल भी कर लेते, लेकिन अब मसरूर वाला सवाल जो है वो मैं नहीं कर रहा, उसका सलूशन आपको भेजूंगा। अभी मैं ये सवाल करा लूँ, उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज़ करना है, तो उससे पहले कुछ 2-4 मशवरे देने हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा जो जो चीज़ें मैंने आपको देनी है, तो उसमें सोल्यूशन लिखवा दीजिएगा। बुकलेट तो पूरी बन के आपके पास मंडे तक आ ही जाएगी इंशाल्लाह, PDF में, प्रिंटेड फॉर्म में भी जब आई तो मैसेज आपको आ जाएगा। प्रिंट में क्योंकि बुक तो है नहीं, फ़ोटोकॉपी टाइप ही मामला है, तो कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो जाए। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाएगी मेरी तरफ से, बहरहाल मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती कोई छोटी मोटी हो, रजिस्टर वाले सवाल ही कॉपी हुए पड़े हैं, तो रजिस्टर वाला सही होगा, उनको टाइपिंग करते हुए कोई चीज़ सही नज़र ना आई, उन्होंने तस्वीर से खींच के बनाया तो वो आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए मैं इसको बुक नहीं कह रहा, नोट्स ही कह रहा हूँ। तो नोट्स में तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है ना, प्रूफ रीडिंग कोशिश करूँगा हो जाए,
स्टिल वो आपके पास सवाल होंगे मौजूद। अगर आपको नज़र आता है कोई यार ये क्या है, आप अपना रजिस्टर ओपन करोगे वही सवाल हुआ पड़ा होगा, तो आपको नज़र आ जाएगा कोई प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो वो फिर अच्छी बात है, मुझे बाद में बता भी दोगे आप लोग, ठीक है, सही है। अच्छा चले, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा ओपन हो गया, देखो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पेंडिंग सॉल्यूशंस फिर उनको दिए थे, इस दफ़ा आपके नए पेंडिंग है, वो हो गए तो अब नए आ गए। ये जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आखिरी सवाल जो हमारा इस अटेम्प्ट का रीसेंट वाला रहता है। जमील एंड कंपनी लिमिटेड is engaged in production of a single product A11. Each unit of A11 requires 2 kgs of raw material X and 3 kgs of raw material Y. Purchase of X and Y are made from separate supplier in order quantities of 3,500 और 3,50,000 और 3 लाख। अब ये क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको EOQ कहें, ऑर्डर क्वांटिटी कहें, ठीक है। JCL फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज, अब ये एनुअल डिमांड है, ऐसा ही है। अगर एनुअल डिमांड ये है तो एनुअल डिमांड 21 लाख यूनिट्स की है ऑफ A11, तो इस पर एक A11 पर मटेरियल एक्स कितना लगता है, 2 किलो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनुअल डिमांड आएगी एक्स मटेरियल की, उसको डिवाइड करेंगे 350 से, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे जो आप साल में निकालेंगे, अभी निकाल लेते हैं। ऐसे ही दूसरा वाले का मामला भी होना है, ठीक है। 21 लाख यूनिट्स हैं, हर यूनिट पर 3 किलो वाई के लगते हैं, तो फिर टोटल आया डिवाइड बाय 3, 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, कि ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। वैसे कितने कितने निकले, यही होगा, आप लोगों ने बोलते बोलते मेरे कर लिया होगा। चलें जितने भी, नेक्स्ट। अच्छा जी, वो कहता है फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी 21 लाख है, विच कैन बी सोल्ड इन मार्केट, ठीक है जी, ये बिक जाते हैं। प्रोडक्शन टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट ईयर एक्सेप्ट 3 मेंटेनेंस ब्रेक्स ऑफ, ओके, 15 दिन काम नहीं होता, 3 मेंटेनेंस ब्रेक्स लगती हैं 5-5 दिन की, तो पूरे साल में 365 दिन नहीं भी होंगे, 350 दिन होंगे ना आपके साल के अंदर। कितने दिन काम होता है, 350 दिन, ठीक है, सही है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है वो डेली डिमांड शिमांड किस तरह से निकालें हम, तो फिर वो डेली जो हिसाब जो होगा वो 350 के हिसाब से होगा, 365 के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ A11 इज 10, तो ये तो उसने पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस दे दिया, ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 8 पर kg फॉर X एंड 9 पर kg फॉर Y। तो बेटा वो चीज़ें ज़्यादातर दी हुई थी, तो चल पड़ने वालों को कुछ ना कुछ नंबर बहरहाल मिल ही जाने थे इसमें भी। एट प्रेजेंट JCL मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 6,000 एंड 9,000 फॉर X एंड Y। ये तो ऑलरेडी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब एडिशनल स्टॉक की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है डिटरमिन करो इम्पैक्ट ऑन JCL's प्रॉफिटेबिलिटी इफ वो डिसाइड कर ले टू मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक टू एंश्योर नो स्टॉक आउट अकर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ये सीधा सीधा सवाल है, वैसे तो सीधा सीधा सवाल है, कहता है स्टॉक आउट ना होने देना, इतना एडिशनल स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रख लो। तो इसका मतलब 6,000 9,000 तो रख रहे हैं हम, अपनी एनुअल डिमांड निकाल के वो लीड टाइम वाली बात देख लेते हैं, उसके बाद बस कहानी खत्म। अच्छा, आगे कहता है एट प्रेजेंट JCL maintains a safety stock of 6,000 kgs and 9,000 kgs. The likelihood of supply delays are as follows. Every 6th order of X is expected to be delayed by, X के ऑर्डर आए कितने थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स X के आए 12 और Y के 20। अब वो क्या कह रहा है, हर 6वां ऑर्डर 2 दिन से डिले हो सकता है, हर 6वां ऑर्डर। अब
एवरी 6th ऑर्डर, इसका मतलब पूरे साल में अगर 12 ऑर्डर हैं तो कितने ऑर्डर डिले होंगे? 2। नहीं समझ आई? सिंपल। अच्छा, 20 ऑर्डर्स हैं आपके मुताबिक वाई के, एवरी 5th ऑर्डर ऑफ वाई इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय 1 डे। आप 20/5 करें तो टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? मतलब हर 5वां, तो 20 में कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा स्टॉक आउट होने का डर है, यानी 1 दिन के डिले का डर है। ठीक है, अब बीच में एक उसने चवल सी मार दी, तो कहीं लिखी हुई कोई नहीं थी किताब के अंदर, उसके क्या कहता है, वंस ड्यूरिंग द ईयर डिलेज ऑफ बोथ ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, कोई बता दे मुझे जी? दोनों साथ होंगे, दिस विल हैपन टुगेदर, इवेंट अकर्स टुगेदर, कॉमन है। ओवरलैप मतलब इवेंट विल अकर टुगेदर, अकर टुगेदर, यानी एक कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब आपने कहा ना जी कि 2 दफ़ा डिले आएगा, यानी कि 2 दिन का डिले, 2 और 2 4 बनते हैं ना, वैसे तो 2 और 2 4, ठीक है। तो इधर x में 2 दफ़ा डिले आएगा, डर है, और y में 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा आएगा। तो फिर एक दफ़ा जब कॉमन हो जाना है, एक दफ़ा जब कॉमन हो जाना है तो टोटल फिर 2 और 4 6 नहीं 5 बन जाएंगे। बस इतनी सी बात थी इसमें, ये समझ नहीं आ सकती पर्चे में ना, किताब में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था। ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब साल में एक दफ़ा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठे, तो वो एक स्टॉक आउट इकट्ठा आ जाएगा, बस ये ध्यान में रखना था। ठीक है, अब इस सवाल को करना शुरू करते हैं जी। 15 दिन की ब्रेक भी याद रखना, 3 मेंटेनेंस ब्रेक यहाँ पे लिख लेते हैं, 15 डेज ब्रेक, ताकि ये फिगर्स फिर चलती चली जाएं। और तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास चीज़ है नहीं। तो अब अपना फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, लेकिन अब उसमें डेटा कैसे निकलता है, अब ये सब्जेक्टिव बात होती है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्स और वाई और टोटल तो कर ही रहा है ना। ठीक है, मैंने कहा शायद उसने अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है, वैसे उसने अलग अलग किए हुए हैं, हम अपनी तरतीब पे चलते हैं जी। ठीक है, तो एनुअल क्वेश्चन नंबर हमने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लेनी है, लेकिन वेरिएबल वाली लेते हैं, पता है ना, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स डायरेक्ट निकलेंगे, बहरहाल एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स, उसमें मसला क्या है आपको, जो है ना ये मसरूर वाला सवाल सॉल्यूशन दूंगा, उसमें भी यही नजर आएगा। इनफैक्ट मैं ओपन करके भी दिखा दूं तो हर्ज कोई नहीं, 1 मिनट लगना है। मसरूर वाला सवाल पेंडिंग था, उसका सलूशन दूंगा, लेकिन वो आसान लगेगा। ठीक है, अपनी तरतीब का सलूशन होगा। सवाल नंबर कौन सा था, अब ये देख लेते हैं। ये तो इन्वेंट्री वेल, मैं भी कहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही खुला हुआ है, मसरूर नहीं मिल रहा जी मुझे। ये रहा। अच्छा, ये आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ था, सुभान अल्लाह। इसमें भी ज़रा देखना थोड़ा सा, वैसे इंशाल्लाह फिर फॉर्मेट सेम सेम ही ज़रा नज़र आ जाएगा अगर ये चल पड़ा तो। देखें, रिक्वायरमेंट यहाँ से पढ़ लें, यहाँ पे अड़ गया, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक सो एज टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है, तो इंक्रीज करना मतलब एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। तो इसी अप्रोच के ऊपर मैं सोल्यूशन बना के भेजूंगा आपको। ठीक है, ये आसान अप्रोच है। यहाँ से किसी ने शायद इन्होंने फरमाइश भी की थी, ऐसे कराए ना ज़रा सवाल, ये पता नहीं यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो आ जाएं जी अपने फॉर्मेट पे। तो एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालेंगे हम। अब कैसे निकलने ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये सवाल के अंदर गिवन थी। ये अच्छी बात है कि ये सवाल के अंदर
गिवन थी। अगर आप अब कहते हो तो टोटल यहीं पे ही कर लेते हैं तो एक ही फिगर निकल आएगी। एडिशनल सेफ्टी स्टॉक असल में ना दोनों एक्स और वाई इकट्ठे हैं ना, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ जैसे आई कैप ने बनाया हुआ है ताकि आपको ज़रा फॉर्मेट आसानी हो जाए। वैसे बेसिकली ये क्या है, ये वो ब्रैकेट है जो आप करके टोटल कर सकते थे। एक बस उन्होंने क्या कहा, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक रख लो। अब यूनिट प्रोडक्ट एक है असल में, उसी के अंदर दोनों मटेरियल लग रहे हैं। ठीक है भाई, देख लो एक 20 वाला आपने जुमा नहीं पढ़ा मुझे लगता है ना। चलो मैंने अभी बात शुरू ही की है। एडिशनल सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स निकालेंगे, एक्स के अलग निकाल लेंगे, वाई के अलग निकाल लेंगे और टोटल अलग। असल में मैं कह रहा हूं इनको आप ब्रैकेट में भी टोटल कर सकते थे और टोटल को ही रखना था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है इतने यूनिट्स रख लो, इतने यूनिट्स रख लो, इतने यूनिट्स रख लो। मसूर वाले सवाल के अंदर आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है उसके अंदर दो मटीरियल इकट्ठे करने। ठीक है, अब एडिशनल यूनिट्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक नहीं पता मुझे, दोनों के निकाल लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट सवाल में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट सब ऐसे सीधा सीधा करके दिया हुआ उसने। ये देखें 8 पर केजी एक्स का, 9 पर केजी होल्डिंग कॉस्ट किसका है जी, वाई का। तो यहाँ पे हमने लिखा जी 8 और यहाँ पे लिखा ₹9। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। सिर्फ सवाल पढ़ा है हमने, भी और कुछ नहीं किया, बस ये बताया ओवरलैप किसे कहते हैं। इवेंट जो है वो एक दफ़ा साल में इकट्ठा होता है, बस। बाकी सवाल हमने पढ़ा था, आपने सवाल घर पे तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे ज़रा पॉज करो यार, इनको 1 मिनट सवाल पढ़ने दो जी। माजरत, ज़रा बच्चे आ गए थे, मैंने कहा सवाल पढ़ लें ये। तो मैं ये कह रहा था कि हमने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक लेना है, क्योंकि उसने क्लियर बोला कि डिटरमिन करो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इफ इट डिसाइड्स टू मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक टू एंश्योर नो स्टॉक आउट अकर्स। अब पहले 6000 और 9000 रख रहे हैं, लेकिन अभी स्टॉक आउट अकर होता होगा ना, इसीलिए कह रहा है कि एडिशनल रखो, स्टॉक आउट अकर ना हो। हमने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालने। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम सवाल में गिवन है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल, टोटल एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या निकालना होगा जी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट में स्टॉक आउट यूनिट्स निकालेंगे पहले। अब स्टॉक आउट यूनिट्स कैसे निकलते हैं, अब ये एक बात है अलग से। एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स जैसे भी निकल आए, स्टॉक आउट यूनिट्स, वो ऊपर डिमांड शिमांड गिवन थी, याद है ना, डिमांड शिमांड गिवन है, तो पूरी डिमांड को मैंने बोला 365 दिन नहीं 350, वहां से डेली डिमांड निकलेगी, और फिर जितने दिन का डिले है स्टॉक आउट के यूनिट्स हैं, तो स्टॉक आउट के यूनिट्स तो निकल सकते हैं। फिर जब स्टॉक आउट के यूनिट्स निकलते होते थे तो मल्टीप्लाई करते थे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ना, ये आपने एक्स के 2 और वाई के 3 नहीं लेने, बल्कि आपने एक्स के 2 और वाई के 4 नहीं लेने, यहाँ पे 6 नहीं लेने, बल्कि जब टोटल, ये तो ब्रैकेट है ना, मैंने जरा खोल दिया है ब्रैकेट को ताकि समझ आए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 नहीं लेना, बल्कि ओवरलैप का मतलब यह है कि देखो एक्स और वाई दोनों मिलकर A11 बनाते हैं, अगर इनमें से कोई मटेरियल नहीं होगा तो A11 नहीं बनेगी और वो नहीं बिकेगी, A11 नहीं बनेगी और वो नहीं बिकेगी, एक्स और वाई ने तो नहीं ना बिकना। अब अगर पूरे साल के अंदर 6 दफा दोनों स्टॉक आउट होते हैं और जिनमें से एक दफा स्टॉक आउट क्या हो जाता है, इकट्ठा, तो A11 के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो स्टॉक आउट कितनी बार होगा, A11 5 दफा। ये सिर्फ बात है। अब ये पूरी किताब में कहीं पे लिखा नहीं हुआ, वो कह देंगे ना जी अंग्रेजी थी, ओवरलैप का बच्चों को समझ नहीं। हालांकि ओवरलैप मुझे बच्चों ने मुझे बताया इसका मतलब, ये ओवरलैप का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इवेंट विल अकर टुगेदर, ये मुझे बच्चों ने बताया, मुझे नहीं था पता, आपने बताया। ठीक है, जुमे पे गए हुए बच्चों के अलावा जो बैठे हुए थे उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, और सही है। अच्छा चलो, अब ये यहाँ पे 5 लेना है, ये भी पता लग गया हमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, क्या जी, स्टॉक आउट कॉस्ट, अब ये भी गिवन है, स्टॉक आउट कॉस्ट ये पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है, पर यूनिट ऑफ, ये A11 का है, तो इधर देखो जी A11 का ये, तो यहां स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे। ये स्टॉक आउट यूनिट्स भी A11 की निकलने ना। मसला क्या था, समझने वाली बात थी, ये प्रोडक्ट एक है,
उस पर 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो असल में ये कॉलम है बस। और उसने कहा था एडिशनल सेफ्टी स्टॉक रखने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, बस 2 ऑप्शन ही थे, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं जी। सवाल का डेटा कंप्लीट है। अब यहां से ये मैंने ब्रैकेट लगाने की बजाय जरा एक्स और वाई लिख दिया ताकि आपको अलग अलग चीजें समझ आती रहें। तो ये दोनों एडिशनल सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी और ये क्या आएगा, अब देखते हैं इसका क्या असर होता है हमारे सवाल की सेहत पर। तो सबसे पहले हम एडिशनल सेफ्टी स्टॉक निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? वर्किंग वन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक, ऑलरेडी कितना सेफ्टी स्टॉक हमने रखा हुआ है? 6000। और अच्छा, अब रॉ मटेरियल एक्स की बात करें तो नया सेफ्टी स्टॉक कितना हो? हम कहते हैं जी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, बस स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं वर्किंग 1.1 कर लो। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि न्यू सेफ्टी स्टॉक जो है वो इतना हो कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 350 करें तो, यार एक तो इसने बड़ा सीबत डाली हुई है आज, आधा टाइम तो मेरा ये खा गया आज जी। न्यू सेफ्टी स्टॉक जी, रॉ मटेरियल एक्स की बात अगर करें तो हमने कहा जी कि एनुअल डिमांड जो है वो कितनी है? 2 लाख, कितना? 21 लाख, सॉरी 21 लाख है एनुअल डिमांड ऑफ व्हाट? A11 हर A11 पे कितना एक्स लगता है? 2। तो ये बन गया जनाब आपका टोटल एक्स की एनुअल डिमांड। ठीक है, एनुअल डिमांड आ गई जी, ये एनुअल डिमांड है। ओके, एनुअल डिमांड। अच्छा, उसके बाद डिवाइड करें इसको 365 से ताकि पर डे डिमांड निकल आए, है ना? नहीं, 15 दिन का ब्रेक माइनस करना, मैं जगह छोड़ी हुई है इसके लिए, 15 से माइनस कर दें जी। आंसर बताएं। 12,000 केजीज क्या है डेली यूजेज? क्या ख्याल है? 12,000 क्या है जी? डेली यूजेज, डेली डिमांड या डेली यूजेज। अब एक्स के बारे में कह रहा है कि इसका डिले कितना आएगा? 2 दिन का। तो डिले इन डेज, 12,000 2 दफा, डिले इन डेज। तो बताइए जी, तो 24,000 का सेफ्टी स्टॉक रख लें तो 24,000 का सेफ्टी स्टॉक होगा तो फिर मजाल है कि आप स्टॉक आउट हो, नहीं हो सकते। तो एडिशनल अब रखना है। मैंने अर्ज किया जी मसरूर वाला सवाल इसी फॉर्मेट पे सॉल्यूशन बना के भेजूंगा, आज वालों में लिख लूंगा ना, नोट्स का वेट नहीं करते, वो मंडे तक शायद आ जाएं पूरे इकट्ठे होकर। तो ये जो सवाल आपने बोले थे ना, 2-3 लेबर वाले 1-2 सवाल हैं, पहले रिवीजन प्लान मैंने देना है। तो ये सवाल कोई नहीं है जो नहीं है रिवीजन प्लान के अंदर आए तो जरूरत पड़ेगी ना। तो पहले रिवीजन प्लान दूंगा, उसके बाद सवालों पे लगूंगा, 2-3-4 सवाल जो पेंडिंग आप बता रहे हैं उनका सोल्यूशन दे दूंगा, फिर जिस वक्त वो नोट्स आ गए तो नोट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, तो 24,000 केजीज क्या कर लो जी आप, न्यू सेफ्टी स्टॉक रखो। अगर अब न्यू सेफ्टी स्टॉक जो है ये कितना है जी, मैंने ऐसी वर्किंग 1.1 बना ली, कितना है जी? 24,000 केजीज है। और करंटली आप कितना रख रहे हैं? 6,000 था, 9,000 था इसका, 6,000 ही है ना इसका जी। तो कितने केजी का एडिशनल रखोगे? 18,000 केजीज का क्या है जी, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, इसी तरह से रॉ मटेरियल वाई है, न्यू सेफ्टी स्टॉक पहले 9 रखते हैं, पर अभी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एडिशनल सेफ्टी स्टॉक रखो, इतना रखो, इतना रखो कि स्टॉक आउट होने का शक भी ना रहे। ठीक है, तो इनटू 365 माइनस 15, तो डेली यूजेज इसका कितना है? 18,000। ठीक है जी, इनटू अब इसका डिले 1 दिन का, बेटा डिले 1 दिन का आता है जी। आंसर 18,000 ही आ गया। अब 18,000 नया सेफ्टी स्टॉक, लेकिन ऑलरेडी कितना रख रहे हो? 9,000। ठीक है, तो एडिशनल कितना रखोगे? सॉरी 9,000। ठीक है जी, तो लें जी, आपके एडिशनल सेफ्टी स्टॉक की कहानी होगी खत्म जी। तो कितनी, कौन सी वर्किंग है जी? 1। वर्किंग 1 ने क्या बताया जी, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक एक्स का कितना रख लो?
24,000 नहीं, एडिशनल बेटा, एडिशनल 18,000। उसने एडिशनल स्टॉक का बोला है ना जी, 18, ठीक है। और वाई का 9,000, ये भी बता ही दो फिर। हाँ, फिर टोटल यहाँ कर लेता हूँ ना आगे जी। 18,000 इंटू 8, मैंने कहा जरा अलग अलग समझ आए। बेसिकली मैं बताऊँ आपको तो ये ब्रैकेट थी, यहाँ पे टोटल आ जाता, लेकिन मैंने ब्रैकेट को जरा खोल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आती जाए, बस और कुछ नहीं जी। 1,44,000 और आगे 81,000, तो टोटल मुझे असल में ये चाहिए था, तो ये बेसिकली मेरी ब्रैकेट है, दिस प्लस दिस, असल में ये यूं है, बाद में एंड पे लगा दूंगा, अभी ऐसी तरह जी। 2,25,000, समझ आ गई बात? क्योंकि प्रोडक्ट एक है ना, प्रोडक्ट कौन सी है, A11, इसी ने स्टॉक आउट होना है, इसमें दोनों यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब स्टॉक आउट की कहानी आती है जी। अब स्टॉक आउट यूनिट्स निकाल लें, तो आप मुझे बताएं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हम निकाल चुके हैं ना भाई, आप लोगों में किसी को मैसेज नहीं आया वालेकुम अस्सलाम। वर्किंग टू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने वैसे तो निकाले थे, सवाल पे निकाले हुए हैं, जवाब पे भी निकाल लें। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आप तो मुझे प्रेशर डाल रहे हैं आके इस तरह से टाइम पे, क्योंकि मैंने 3 बजे का मैसेज करवाया था। हाँ, सोच ले, अभी 3 बजे क्लास शुरू होनी है। हाँ हाँ हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, ये पढ़ना है तो पढ़ लो। कुछ हैं जो आए बैठ गए जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बता दो यार जी। रॉ मटेरियल एक्स का नंबर ऑफ ऑर्डर आपने निकाले थे कितने जी? आपने कहा था जी 2100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है। वो आप 350,000, ये क्या है जी? ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए थे? 12। अच्छा, अब यहां से गेम ऑन होनी है। एनीवेज, उसके बाद रॉ मटेरियल वाई 21 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3,15,000, ये भी आपने खुद ही निकाल कर दिया। अब ये सारी चीजें करते करते कुछ ना कुछ तो कटे ही होना है ना तुसी। 20 ऑर्डर्स, ठीक है। अब बेसिकली ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आए हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं? 12 और 20, लेकिन इसमें से स्टॉक आउट कितनी दफा होने का डर है वो बात कर रहा था ना वो, ठीक है। तो हमने कहा जी कि कितने ऑर्डर्स डिले होते हैं? उसने कहा जी एवरी 6th ऑर्डर डिले होता है। हमने कहा अच्छा यार, इसका मतलब है 12 ऑर्डर्स पे भी कहानी रुकी नहीं है। सवाल लग जाए अगर मैनू ते 12 ऑर्डर्स पे भी कहानी रुकी नहीं है, बल्कि 12 ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं डिले होते, सारे ऑर्डर्स डिले नहीं होते, बल्कि एवरी 6th डिले होता है। एवरी 6th यहाँ लिख देता हूँ, एवरी 6th है। ये क्या है? एवरी 6th, ठीक है। तो इसको हमने यूं कहा था जी क्या आता है आंसर? 2, ठीक है, ठीक है। 2 यूं लिख देता हूं मैं, 2 ऑर्डर डिले होंगे, ठीक है। उसके बाद 20 ऑर्डर्स हैं और एवरी 5th, तो बटा 5 जी, 4 ऑर्डर्स डिले होते हैं। लेकिन अभी तो देखो 2 ऑर्डर्स डिले। अब देखो बच्चों, एक्स और वाई के 2 ऑर्डर डिले हुए, एक्स के भी 2 हुए, वाई के भी 2 हुए, ये तो हो गए ना कॉमन, ठीक है। एक्स का एक इसके साथ मैच कर गया, इसका मतलब समझो एक्स का तो फिर एक ही बना, ठीक है, और वो भी वाई का भी एक है, तो इसका मतलब 6 की बजाय 5 बन गए ना। जब ओवरलैप कर रहे थे तो एक ऑर्डर ऐसा है, दोनों का एक ऑर्डर ओवरलैप करता है, तो मतलब उसको एक गिनो।
ये टोटल 6 ऑर्डर्स नहीं है जो स्टॉक आउट हो रहे हैं, आप डिले आ रहा है, बल्कि ये टोटल 5 ऑर्डर्स बन जाएंगे, क्योंकि उसने अलग अलग बताया एक्स के 2 डिले आते हैं और वाई के 4 डिले आते हैं, लेकिन इनमें से एक ओवरलैप करता है। इसका मतलब एक दफा ऐसा होता है कि एक्स और वाई का एक ही दफा डिले इकट्ठा आता है, वो सेम डे पे आता है, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल पूरे साल में एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये A11 है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो तो फिर 5 दफा डिले की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहां पे फिर हमने ओवरलैपिंग को क्या कर दिया, -1, ये क्या है जी, ओवरलैपिंग। तो जब ओवरलैपिंग वाले को माइनस कर दिया तो ये 2 ही रहे, लेकिन ये कितना हो गया, 3 ऑर्डर्स, ठीक है। ये एक तरफ कर लो ना, किसी एक तरफ से, ठीक है, 2 ऑर्डर्स और ये 3 ऑर्डर्स, तो टोटल ऑर्डर्स का डिले कितना आ गया, 5 ऑर्डर्स का डिले, ठीक है। क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट इकट्ठी गिवन है, तो 2 रखो 3 रखो, जिसको मर्जी, इसको 1 इसको 4 रहने दो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, और ठीक है ना, टोटल 5 ही हैं, ओके, क्योंकि ये पांचों मिलकर A11 को क्या कर देंगे, डिले। तो जी कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। तो स्टॉक आउट के यूनिट्स कितने आ गए जी, फिर स्टॉक आउट के यूनिट्स कितने हैं, कोई ये बता दे मुझे, स्टॉक आउट के यूनिट्स कितने हैं जी स्टॉक आउट के यूनिट्स कितने हैं, 18,000 आपने सेफ्टी स्टॉक रखा है, ठीक है, 18,000 सेफ्टी स्टॉक और मल्टीप्लाई कर दें, ऑर्डर क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। आसान क्या है, स्टॉक आउट के यूनिट्स हमने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक कितना रखा जी, 18,000, ठीक है, और ये है किसका, एक्स का, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए जी, 2, ठीक है। तो एवरेज अगर करना चाहें इसको, तो एवरेज सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा, आप क्या कह रहे हो, क्या करें आप बताओ, क्या गिवन है जी, एनुअल डिमांड, स्टॉक आउट यूनिट्स बताओ, स्टॉक आउट यूनिट्स ही तो निकाले थे ये। अगर आपने सेफ्टी स्टॉक रखा 12,000 kgs का और इधर रखा 16,000 kg, तो ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड निकालने थे ना हमने, ठीक है। तो एनुअल डिमांड कितनी है हमारी, एनुअल डिमांड, मैं कहता हूँ जी मुझे एवरेज स्टॉक आउट यूनिट निकालने हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टॉक आउट यूनिट्स ना ज़रा डिफरेंट तरीके से निकलते नज़र आ रहे हैं, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालने हैं जी मुझे, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, ठीक है। अब एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स जितने भी आ जाएंगे उसको हमने क्या करना है जी, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास फिर अब एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, उसको फिर हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड हैं, असल में अब हमने वो निकालना है, ऑर्डर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, अगर ऑर्डर क्वांटिटी करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ, इससे क्या आता है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल आ जाएंगे, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है टू बी डिलेड, ये तो टोटल आ जाएंगे ना, एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड, बताओ ज़रा एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकाल लीजिए। हम कहते हैं जी हमने स्टॉक आउट, हमने एक्स के रखे हैं 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स, और हर A11 पर कितने केजीज लगते हैं जी, 2 केजीज, क्योंकि असल मसला क्या है, मसला ये है कि हमें कंट्रीब्यूशन लॉस जो गिवन है वो A11 का गिवन है ना, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक आउट कितना आ गया जी पर यूनिट, इसका आंसर क्या आता है, 9,000। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है,
10 हो गया, अब ये पर यूनिट आ गया, इनटू कितने ऑर्डर्स इसके जो डिले होने लगे हैं। मेरे ख्याल में ये सिंपल वाला तरीका ही ठीक है। मेरे ख्याल में तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स क्या हैं जी, वो कहता है जी स्टॉक आउट अगर हम नहीं रखते इसको तो स्टॉक आउट होंगे ना, क्योंकि फुल या तो ये रखना है, एडिशनल चल रहा है। ये क्या चल रहा है जी, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। मैं आपको पिछली से पिछली अटेम्प्ट में शायद दिखा भी सकूं, ठहर जाओ, अल्लाह करे मिल जाए मुझे। ये मसरूर वाला अगर ये अपलोड हो गया तो, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिया है, एडिशनल सेफ्टी। या तो सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं या सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे। पहले वाला तो साइड में कर दिया ना, तो सिर्फ एडिशनल की बात चल रही है। तो एनएल है, ये मेरे पास मौजूद है, इसको तो मैं देख के फौरन ही टाइप करवा लेता हूं अभी। देखो जरा मसरूर वाले सवाल का, यही है ना, स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 2 है ना, देख लो नोट्स होंगे, मैं खुद देखूं। मसरूर स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 2, अभी तक देखो, ये मैंने कहा था मैंने आपको इसी अप्रोच पे कराना है, ठीक है। अगर ये मुझे दिखाने के काबिल छोड़ेगा तो मैं दिखा लूंगा कि ये देखो, सिर्फ एडिशनल एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट में हम सिर्फ यहां पे क्या लेंगे जी, किधर गया, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। तो रिक्वायर्ड वो जो ले रहे हैं हम यूनिट, सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये स्टॉक आउट के यूनिट्स ना एडिशनल वाले आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं जी, एडिशनल वाले। तो एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स ले रहे हैं, तो फिर या तो ये ले लेंगे या फिर ये नहीं होंगे, बाकी तो कॉमन ले लिया ना, तो फिर यही स्टॉक आउट यूनिट्स के लिए यूज हो रहे हैं। अब अगर आपने डिसाइड किया है कि आपने डिसाइड किया है कि आपने 18,000 यूनिट्स का स्टॉक रखना है, मैं जरा ये अलग कर रहा हूं, फिर वहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इकट्ठी एक ही दफा फॉर्मूला लिख के, ठीक है। तो 18,000 केजीज हैं एक्स के जो आपने सेफ्टी स्टॉक में रखने हैं। अगर रखने हैं तो आपको इतनी कॉस्ट पड़नी है, और अगर ये एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स नहीं रखने हैं तो आपने स्टॉक आउट हो जाना है। अब कितनी यूनिट्स से स्टॉक आउट होना है ये तो नहीं है ना, ये तो स्टॉक आउट, ये तो है मटेरियल की क्वांटिटी है, तो फिर एक यूनिट पर 2 केजीज लगते हैं, तो इसका मतलब 9,000 A11 आप नहीं बना पाएंगे, और आपको पड़ेगी उसकी कॉस्ट कितनी, 10। ऊपर ना अंग्रेजी में फॉर्मूला लिखना मैंने एक दफा, ठीक है ना। और ये कितनी दफा होगा, ये 2 दफा, ठीक है। ऐसे ही ये होगा किसका जी, एक्स का, ऐसे ही वाई का। ऊपर एक बार अंग्रेजी में लिखता हूं मैं बस, फिर जाके मटेरियल वाई कितने यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक में रखे हैं, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक कितना रखा है, 9,000। ये रखने की आपको कॉस्ट भी पड़ी है 81,000। ये क्यों रखा है, अगर ना रखें तो भाई स्टॉक आउट हो जाएंगे। कितनी दफा, ये कितने यूनिट से, हमने कहा जी ये तो 9,000 वाई है, हर एक A11 पर 3 किलो लगते हैं, तो इसका मतलब ये कितना बना, 3,000 इंटू 10 रुपए इंटू ये कितनी दफा होने का डर है, 3 दफा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये मैं फॉर्मूला लिखने लगा डायरेक्ट कि आपने स्टॉक आउट यूनिट्स लेने हैं, स्टॉक आउट यूनिट्स, तो स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स लेने हैं, सेफ्टी स्टॉक के ही यूनिट्स लेकर, अंग्रेजी में अब मैं लिख रहा हूं बस, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स लेकर आपने उसको करना है डिवाइड केजी पर A11, ठीक है, और इनटू कर देना है, फिलहाल ये निकालें, बोलें वो फिगर निकल ले। अब सेफ्टी स्टॉक कितना रखा है जी एक्स का, 18,000 डिवाइडेड बाय एक A11 पे कितने केजीज लगते हैं, 2, 18/2, क्या आंसर आया, 9,000 सेफ्टी स्टॉक। ये स्टॉक आउट होने का डर है, 9,000 A11 नहीं बन पाएंगे अगर ये सेफ्टी स्टॉक ना रखा तो। ये कितनी दफा होगा, 2 दफा, ये तो 10 रुपए है, नंबर ऑफ ऑर्डर, अच्छा ठीक है, कितनी दफा होगा, 2 दफा, और कितने रुपए, 10 रुपए। आंसर 180
1000, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेफ्टी स्टॉक कितना रखा है आपने? 9000। वाई का स्टॉक आउट होने का डर किसका है? A11 का। तो फिर बताओ 9000 डिवाइड बाय 3 करके 3000 स्टॉक आउट इसकी वजह से हो जाएंगे 3000 A11। कितनी दफा होगा? ये 5 लिए ना हमने, 3 लिए, इसको 4 नहीं लिया था बस, और 10 कितना आ गया? 90,000। और जनाब टोटल बता दें, 270,000। अच्छा, अब देखो भाई, अब डिसीजन कैसे लेना है, बड़े ध्यान से देखना। अगर आप फुल सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 225। यही लिया था ना हमने। उसने कहा एडिशनल सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो, यूं करो कि स्टॉक आउट होने का डर ही ना रहे। हमने कहा जी वो तो फिर इतना ही बनता है, 18,000 और 9,000। उसने कहा ठीक है, टोटल कॉस्ट निकल आई कितनी जी? 2,25,000। हमने कहा और अगर ये ना रखें तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आ रही है? अब मुझे बताएं, स्टॉक आउट होना ज्यादा बेहतर है या स्टॉक आउट होना ज्यादा बेहतर है 2,70,000 का नुकसान करें, या स्टॉक होल्ड करके 2,25,000? इसका मतलब अगर हम स्टॉक आउट सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? इनका डिफरेंस 45,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम स्टॉक आउट से बच जाएंगे। दोनों कॉस्ट पड़नी है, अवॉइडेबल तो नहीं है ना। फिर कोई एक चीज तो नुकसान देगी, तो फिर कम नुकसान कर लो। ठीक है, तो फिर हम क्या रिकमेंड करेंगे जी? हम कहेंगे कि, बल्कि उसने रिकमेंडेशन नहीं मांगी, उसने क्या कहा था? डिटरमिन इंपैक्ट ऑन JCL's प्रॉफिट। तो हम कहेंगे जी JCL's प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, JCL's प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, विल भी लिखना सी, विल इंक्रीज बाय जी, देखो 270, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है ना। ये ऐसे कर लें, या इसका नेट निकाल के 45,000 लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। ठीक है, विल इंक्रीज बाय 2,70,000 माइनस कर दें इसमें से 2,25,000, तो कितने से इंक्रीज कर गया जी? 45,000। ठीक है, तो भाई क्या करना चाहिए फिर? हमने बता दी जी प्रॉफिट पे असर पड़ेगा आपके। अच्छा, अब उसकी मर्जी है वो अच्छा असर डालता है या बुरा असर, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर केड़ा बन गया? 2। ठीक है, अब वो मसरूर वाले सवाल की चाहती तो आपने मार ही ली है। मसरूर वाले सवाल को बल्कि मैं और ज़रा बेहतर तरीके से करके उसको खुद ही ज़रा लिखना ही है, तो मैं उसको भेज दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़ ही है। अब 2-4 बातें ज़रा आपके साथ कर लूँ। जब सारा सेशन ही करता आया हूँ, कोई नई बात मेरे पास है नहीं। ठीक है, देख लें ज़रा वो 2-4 बातें, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको रिवीजन प्लान देना है। अब तो एक्सपेक्ट करें मैं आज रेस्ट करना शुरू उसी वक्त ही करूँगा। अभी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले शाम को 7 बजे होता हूँ, 8 बजे होता हूँ। अच्छा जी, सॉरी, भाई की बैटरी मुक गई सी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 7 बजे 8 बजे मुझे नहीं पता, इनको भी आज फ्री करना है। तो जब फ्री होऊंगा तो घर जाके फिर मैं रिवीजन प्लान बनाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बना कर ही सोऊं, लेकिन इंसान हूँ तो कहते हैं ना, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। कि पता कल रात का भी जागा हुआ, परसों का भी डिस्टर्ब चल रहा है मामला, तो हो सकता है आँख लग जाए। तो फिर भी सुबह उठते साथ पहला काम यही कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसलिए रिवीजन प्लान को एक्सपेक्ट करें सैटरडे, मैं एक दिन आगे रखूँगा, इसीलिए सैटरडे इवनिंग नाइट लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि कल शाम तक आपको रिवीजन प्लान मिल जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशंस हैं कुछ। अब वो सॉल्यूशंस ज़रा बोलिएगा। लेबर के कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर बोलो ना। हाँ, 12, 13, 14। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने आपको कहा जी, मैं आपको मसरूर वाला सवाल भी दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो अगर काम हो गया बुकलेट का सही तो हो सकता है वही एक ही बार ही आए। बहरहाल ये सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह
संडे तक, संडे नाइट। उम्मीद है पहले पहले कर लूँगा, लेकिन आप लोग जो है ना डंडा उठा देते हैं, फिर बच्चे को फिर बताते हैं टीएस के जी ग्रुप में बच्चे मैसेज कर कर, देखा देखी किसी को नहीं भी पता ना ऐसी कोई चीज़ है, वो भी मैसेज करेगा, मतलब पता कोई नहीं है कि चल क्या रहा है बात, वो भी करेगा मैसेज, सब आप समझिए, ठीक है जी। जी जी, ये आप कह ही रहे हैं बस। उसके बाद मुझे तो यही सुनाई देता है जब भी होता है तो सॉल्यूशंस। उसके बाद सुने उसके बाद ऑनलाइन वालों आपकी बात हो रही है, खबरदार किसी ने मैसेज किया तो इस तारीख के बाद भी, पहले तो यहाँ तक तो नहीं ना करना, इसके बाद भी नहीं करना जब तक मेरी तरफ से आ ना जाए, जब बनेगा तो आपको भेज दूंगा, मैंने उसके बच्चे निकलवाने हैं अंडों पे बिठा के जी। हाँ जी, तीसरी चीज़ क्या है जी, आपके नोट्स की बुकलेट। तो ये नोट्स की बुकलेट जो है ये इंशाल्लाह आपको मंडे नाइट तक मिल जाएगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने जान के अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा आगे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान के साथ 100 मसले मसाइल लगे होते हैं, तो फिर वो कमिटमेंट ना हो, लेकिन स्टिल वो इसके बावजूद भी अगर मैं आगे पीछे कर जाता हूँ एक आधा दिन तो मुझे माफ़ करना। तो एक तो ये चीज़ें मेरे एंड पे पेंडिंग है, ठीक है। दूसरा बेटा, आपकी तैयारी यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बस आपने अब मॉक से पहले एक अच्छी रिवीजन करनी है, मॉक के बाद भी एक रिवीजन करनी है लाजमी, और फिर पेपर से पहले एक दिन हो तो एक दिन के अंदर क्या, अगर तो 2 दिन है किसी के पास तो वो ज़रा अच्छी रिवीजन कर सकता है, उस फाइनल रिवीजन में 2 से 3 सवाल हर टॉपिक के करके बाकी वैसे ही अच्छे सवाल 1-2 नज़र से देखते जाएं तसल्ली के लिए, सारे हो नहीं सकते, कोई नया सवाल तो आखिरी दिन बिल्कुल भी नहीं करना। ये 1 महीना जो है इसमें आपने टिका के मेहनत करनी है। आप माशाल्लाह पास होकर आगे आए हुए बच्चे हैं, आपको पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। सब कुछ मुमकिन है। 3 पेपर तो कम से कम रखे होने चाहिए, किसी के 3 से कम है तो वो अपने आप को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। 4 टफ है लेकिन डूएबल है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। बस आपने खुद को एक तो अपने आप को ना, मतलब आपने रेस्टलेस नहीं होना, अपने आप को पर्चे में भी कूल काम रखना है। देखो ना, आप मिसाल के तौर पे, अब मैं बहुत टेंशन ले रहा हूँ, ख़त्म हो, उसने ख़त्म फिर भी अपने टाइम पे ही होना था, ठीक है। मैं 3 दिन पहले ही जो है वो बेहोश होकर गिरा होता कि यार नहीं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है, बिल्कुल एहतियात के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना है, ध्यान आगे पीछे ना जाए। बाकी फिर इट विल टेक टाइम, कोई नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहता है टाइम। हिम्मत हौसले के साथ लगे रहना है। 13 से 14 घंटे आपने रोज़ पढ़ना है, 3 पर्चे अगर हैं कम अज़ कम तो, ठीक है। थोड़ी हिम्मत और कर लेना, अगर 4 पर्चों वाले हो तो 14-15 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 14 घंटे बहुत है। 10 घंटे अपने पास रखो, 7 घंटे सो लो, 3 घंटे में नमाजें हैं, खाना पीना है, असर से मगरिब गेम भी करो, फ्रेश रहोगे, मोनोटनी आ जाती है वरना तो, ठीक है। ये बिल्कुल होने वाला काम है। सीए बिल्कुल इंसान, आम इंसान, मेरे जैसा आम बंदा अगर कर सकता है तो आप तो बहुत बहुत ख़ास बच्चे हैं सारे के सारे। मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ तो आप बड़े लायक बच्चे हैं, मैं तो नालायक सा बंदा हूँ। तो ये डूएबल चीज़ है बेटा, हो सकती है, ठीक है। तो बस आपने अपनी इस प्रेप लीव के अंदर जो है वो पूरे ज़ोर से मेहनत करनी है। रिवीजन प्लान वाले सवालों के अलावा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एंडलेस है मेहनत। मतलब इतने सवाल कराए, इतने कराए, फिर भी एक बच्चा क्लास के अंदर बैठा वो कह रहा था वो फलां छड्या, वो फलां छड्या, वो फलां छड्या। मैं वो सारे करा देता तो कहता फलां बुक में एक सवाल देखा था आपने, वो छड्डा है। तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है ना। एक हद तक जा सकते हैं, आपको 2-3 सवाल करा के भी कोई ना करवाए जाएँ तो आपको उससे ऊपर दे दी जाए तो आपकी प्रैक्टिस है, करना चाहिए आपको, लेकिन हमने इनफ प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो रिवीजन प्लान वाले सवालों को करना है, मॉक से पहले रिवीजन करनी है, मॉक लाजमी देना है, मॉक के बाद एक रिवीजन करनी है, और पेपर से पहले शॉर्ट रिवीजन होती है। पहला पर्चा जो आपका होगा वो कौन सा है? सी लॉ है, तो उसको 2 दिन में कर लोगे, चलो अच्छे से। उसके बाद फिर आप जितने दिन हों उतने ही हैं, वो फिर आप किस्मत की बात है, तो रखते हुए पेपर देखना होता है, ठीक है। तो ये एक दिन नहीं भी, हमारी तो छुट्टियाँ होती ही नहीं थी, ठीक हो गया। दूसरी बात सबसे अहम, अकाउंटिंग का पर्चा है तो ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नींद है। पेपर से पहले वाली रात में वैसे नहीं कहा टाइम सुनते रहो, सर ने कहा था नींद बहुत जरूरी है तो तैयारी नहीं कर रहे सोए में, नहीं, पेपर नाइट में आपको नींद आए ना आए आपने नहीं उठना बिस्तर से। 6 घंटे कम अज़ कम, आइडियली 6.5-7 घंटे सो के जाना। अकाउंटिंग के पर्चे में नींद सबसे बड़ा मसला है, अगर लेकर ना गए तो नहीं आएगी, लेट जाओ, लग ही जाएगी आँख इंशाल्लाह। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, प्रॉपर नाश्ता करो, 5-7 मिनट 10 मिनट पहले पहुँचो। रोज़े हैं तो सहरी की हुई होती है, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। रात को तरावी पढ़ के सो जाना, तरावी ज़रूर पढ़ना, रोज़ा ज़रूर रखना, बिल्कुल शैतान के धोखे में नहीं आना।
पर्चा है, तैयारी कैसे करोगे आप। मैं अब क्या कहूँ, डर लगता है मुझे ऐसी बात कहते हुए। छोड़ना मत, वरना फिर आप वो आजमा लेंगे फिर आप खुद को। हाफसा भी मजबूत होता है, लगेगा कम पढ़ा जा रहा है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल शेयर करूँ अगर, तो मैंने फाइनल की एक अटैम्प्ट दी, 4 पेपर पहले, जो 4 पेपर थे पहली बार ही की अटैम्प्ट दिया। बच्चों को पता भी लग जाएगा भी फेल होता सी, मैं तो कई बार कहा है बंदा हो जाता। तो फाइनल में ना 4 पेपर, हमारे 4 पेपर होते थे, मॉड्यूल ई और एफ। ये आपकी तरह नहीं कि जो दिल किया 1 दिया 2 दिया, हमने 4 पेपर देने होते थे। 4 पेपर दिए तो 4 में से मेरे 2 पास हो गए, 2 रह गए, तो दोनों बड़े पास हो गए। लेकिन इसी तरह से कुछ छुट्टियों से पहले, रोज़ों से पहले तैयारी थी, कुछ रोज़ों के बाद थी। तो जो रोज़ों में तैयार किए थे वो पास हो गए थे, और जो उससे पहले तैयार किए थे वो पास नहीं हुए थे। और लगता ये था कि पहले वाले अच्छे तैयार हुए, तो अल्लाह की तरफ से बरकत पड़ती है। बहरहाल इस काम के लिए तो हमने नहीं कोई जो है वो नेक काम, बात इसलिए तो नहीं करनी कि दुनिया बन जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह राज़ी हो जाए। बाकी इंशाल्लाह उससे बरकत होगी। कुछ भी हो जाए, तरावी पढ़ो, जाके रोज़ा रखो, इंशाल्लाह जो है वो काम ज़रूर हो जाएगा आपका अल्लाह की तरफ से। फिर रमज़ान का महीना है जनाब, इफ्तारी के वक्त दुआ करोगे, दुआएं कबूल होंगी, तो ऐसी आपको तो पैकेज लग गया बेटा, पर्चे पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पेपर के 3 घंटों में क्या करना है, चूंकि एमसीक्यूज आ गए हैं, पेपर आते ही रिक्वायरमेंट पढ़नी है, पता लगे क्या चीज़ आई हुई है। फिर अगला स्टेप एमसीक्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके ऑप्शंस को देख लेना है। फिर उसके बाद सारा पर्चा नहीं रीड करना, जैसे ही पर्चा आए सारा पर्चा रीड करने वाले वो 15 मिनट ज़ाया कर देते हैं। जैसे ही पर्चा आए सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर सिर्फ एमसीक्यूज कर लेने, और 2-4 मिनट अगर बच गए हैं तो फिर कोई और छोटा सा सवाल देख के पढ़ो, समझ आता है तो अच्छी बात है, उसको पूरा प्लान कर लो, नहीं समझ आता तो पता लग जाएगा, इन्हों बाद से देखना है, किसी और को देख लो। सारा पर्चा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ें, यानी कि एमसीक्यूज करने के बाद आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल पकड़ लें, देख लें उसको। कोई मतलब एफओएच का सवाल आया हुआ है, एबीसी का आया हुआ है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का आया हुआ है, कोई ये कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का आया हुआ, तो पहले उसको देख लें। अगर वो सिंपल लग रहे हैं तो फिर एमसीक्यू करने के बाद फौरन उसी को करिएगा। लॉन्ग शॉर्ट में ना पढ़ा करें, पहले लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, पहले इजी करें फिर मुश्किल करें, बस। अब पढ़ के जज हो गया तो किस्मत अच्छी है, नहीं हुआ तो फिर पैड़ी किस्मत से क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से 75% बच्चे से भी ज्यादा कह सकता हूं, 80% बच्चा वो है जो डर के फेल हो जाता है, पेपर से पहले फेल होता है, पेपर से पहले आधा फेल होता है। कुछ नहीं होता, पेपर है, जो समझ में आए करते जाने हैं, रुकना नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आप पास हो जाएंगे। बाकी बतकाज़ा बशरियत इंसान हूँ, कमी बेशी तो नहीं हो सकती, मेरे जैसे तो कमियां ही हुई होंगी, तो जो कमी हुई हो उसको भी माफ़ कीजिएगा। इनमें भी कोई कमी रह जाए तो बहुत तंग ना करिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं जूम मीटिंग के अंदर आप लोगों को फिजिकल वालों के साथ बुलाता रहूँगा, इन केस को मसला आता है तो पेपर से पहले तक। तो जी एमसीक्यूज नहीं लिखे, हाँ एमसीक्यूज नहीं लिखे, तो एमसीक्यूज ना जी, एमसीक्यूज मेरा दिल तो है वैसे संडे तक वो भी आपको मिल जाएं, तो मंडे नाइट ही लिख देता हूँ। ठीक है, बुक के साथ ही अटैच कर देंगे एमसीक्यूज। ओके, वैसे कोई पता नहीं है रात ही आए हों, मैं कहूँगा खैर क्या अब रिव्यू करना, बच्चे खुद ही रिव्यू करेंगे, मीटिंग में आके मुझे लम्हा डालने है की है, पता लग जाता है ना। सबसे अच्छा रिव्यू तो आप लोग ही करते हैं, केड़ा पता मैं शरारत करा, अभी मुझे मिले तो मैं कहूँ चलो यार बच्चों से ही रिव्यू कराते हैं, लेकिन मैं करके भेजूंगा, वैसे दिल मेरा यही है। तो एमसीक्यूज भी मेरे एंड पे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पेपर के अंदर भी एमसीक्यूज परेशान नहीं करेंगे। जो एमसीक्यू आपको परेशान करेगा सारी दुनिया को परेशान कर रहा होगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखें। ओके, तो बाकी बहरहाल कमी कोताही माफ़ कीजिएगा। टेस्ट ऑफ लक अल्लाह को कामयाब करे बहुत बहुत, दुनिया में भी आखिरत के भी हर इम्तिहान में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।